रे ऑप्टिक्स की असाइनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपने अटेम्प्ट करे होंगे जिन भी बच्चों ने, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा ये डिस्कशन। तो प्लीज ध्यान से सुनिए। एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन, पेज नंबर 267 है, पेज 267 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या है लॉजिक, देखो लॉजिक वही रहता है क्वेश्चन में, वो वैल्यूज बदल देगा, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगा, पर अंडरलाइन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो आपको लगेगा हाँ यार हर क्वेश्चन में वही चीज हो रही है। मतलब नया क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको कोई, आपको हर क्वेश्चन बोर्ड का देख के लगेगा ये तो मैंने कर रखा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए 61st क्वेश्चन, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.5, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और प्रिज्म एक लिक्विड के अंदर रखा हुआ है। प्रिज्म इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड, इसमें लिक्विड है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, यानी पानी होगा। Using suitable calculation, justify whether the ray will suffer TIR on striking the face AC. तो जब ये रे AC पे टकराएगी, ये रे आ कैसे रही है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, यानी इट इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द फेस AB। ये AB के परपेंडिकुलर आती है। अगर ये AB सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है तो यहाँ पे कुछ भी बेंडिंग नहीं होगी। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब भी कोई लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस केस में, बताइए। 0। हाँ, अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 0 डिग्री है, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 ही होगा, सीधी निकल जाएगी। जो भी रे सरफेस के परपेंडिकुलर टकराती है वो सीधी चली जाती है, यानी इस पॉइंट पर बेंडिंग नहीं होगी, बिकॉज इट इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये यहां से सीधी चली जाएगी और सीधी जाके ये अगले सरफेस AC पर टकराती है। यहां पर नॉर्मल बनाते हैं हम, लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल है, ये हमने नॉर्मल बनाया। अब इसका इंसिडेंस एंगल देखते हैं। ये इंसिडेंट रे का एंगल है विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैन समबडी टेल मी कितना होगा ये? इक्विलेटरल प्रिज्म है आपका, ये 60 60 60 है, ये 60, ये 60, ये 60 है। सिर्फ उतने वाले से ही आप बता सकते हो हमारा इंसिडेंस एंगल कितना आएगा, बताओ। 60 30 देख लेते हैं 60 कैसे कराओ। ये वाला कितना आया होगा? सर 30 हाँ, ऊपर वाले 30 पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये तो 90 है, ये 60 है, तो ये वाला 30 रहा होगा। और अगर वो 30 है, नॉर्मल जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि एंगल कितना आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 60 डिग्री। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा सोचना है, हमें सोचना है कि ये रे क्या करेगी। कोई कहते क्यों सोचना, क्यों है? अंदर डेंसर मीडियम, अच्छा अंदर डेंसर है रेयर है, कंपेयर करो इनको दोनों को। अंदर क्या है? डेंसर है। अंदर डेंसर मीडियम है और बाहर रेयरर मीडियम है। यहां पे चिंता है, डेंसर से रेयरर में TIR होने की चिंता है। डेंसर से रेयरर में TIR हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हमने मिस कर दिया तो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा। पर क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेशन करो और बताओ कि TIR होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। TIR कब होता है? TIR विल अकर इफ, बोलिए, denser to rear and is greater than I is greater than critical. ग्रेटर देन थीटा सी। TIR तब होता है अगर I की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो। पर दिक्कत क्या है, मैं थीटा सी निकाल नहीं पाऊंगा, मैं थीटा सी निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि साइन थीटा सी का फॉर्मूला होता है म्यू आर बाय म्यू बी। म्यू आर कितना है? व्हाट इज द रेयरर मीडियम?
So water 4/3. 4/3. And what is the denser medium? 1.5. 3/2. 3/2. तो साइन थीटा कितना आया? 8/9। साइन थीटा सी 8/9 आया। यहां से आप थीटा सी निकाल नहीं पाओ। तो आई और थीटा सी को आप, आई तो मुझे पता है, चलो आई तो मुझे पता है, यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री से निकाल दिया 60 डिग्री। पर थीटा सी आई कांट फाइंड आउट। तो साइन आई और साइन थीटा सी को चेक करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस में सुना होगा, प्रीवियस असाइनमेंट का डाउट सेशन अटेंड करा होगा, तो आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। कई बार टीआईआर का क्वेश्चन आता है, टीआईआर आपको चेक करना होता है। टीआईआर चेक करने के लिए प्लीज बहुत ध्यान से फिर से सुनिए। टीआईआर होता है या नहीं होता, ये हमें बहुत बार चेक करना। तो उस केस में हमें चेक करना होगा कि क्या एंगल आई थीटा सी से बड़ा है क्या। एंगल आई तो मैंने ज्योमेट्री से निकाल ली 60, और क्या ये थीटा सी से बड़ा है? थीटा सी तो पता ही नहीं। अब मैं कैसे बताऊं कि ये 60 थीटा सी से बड़ा है या नहीं बड़ा? थीटा सी तो पता ही नहीं। ऐसे में क्या करा करो, आई और थीटा सी को मत कंपेयर करो। आई और थीटा सी को मत कंपेयर करो, दोनों साइड साइन ले, टेक साइन ऑन बोथ। आप टीआईआर की कंडीशन को थोड़ा सा बदल के लिखिए। आप लिखिए टीआईआर होगा अगर इफ साइन आई इज ग्रेटर देन साइन। आई और थीटा सी वाली कंडीशन में दोनों साइड साइन। टीआईआर होता है अगर आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी है। पर अब हम लिखेंगे कि टीआईआर होता है अगर साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी। टीआईआर होगा अगर साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी से बड़ी। अब बहुत आसान है मेरे। साइन आई कितना होगा? व्हाट इज साइन आई? √3/2. √3/2, यानी 1.73 डिवाइडेड बाई 2, यानी बोलो कितना? 0.86. 0.86। 86. अच्छा, साइन थीटा सी की वैल्यू म्यू आर बाय म्यू डी 8/9। 0.88 0.88। बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है? No, sir. नहीं, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी ये भी नहीं सेटिस्फाई, यानी टीआईआर नहीं होगा. अच्छा क्या ये बराबर है? No, sir. भी नहीं है, ग्रेजिंग भी नहीं होगी। बराबर हो जाते अगर तो ग्रेजिंग हो जाती, यानी यहाँ पे कौन सा फिनोमेना ही होगा? रिफ्रैक्शन। हाँ, क्योंकि हमारी टीआईआर की कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी से बड़ी नहीं आ रही है, तो हमारा कौन सा फिनोमेना होता है फिर? डेंसर से रेयरर में रिफ्रैक्ट करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल रिफ्रैक्ट अवे। ये देखिए, ठीक है। तो टीआईआर हुआ या नहीं हुआ वो हमने बता दिया। हमारा आंसर होगा नो, टीआईआर विल नॉट अकर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी से बड़ी आनी चाहिए थी, पर बड़ी नहीं आई है। देखिए ध्यान। तो ये कॉन्सेप्ट पिछले एक हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 55 जो पिछला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें भी यही लॉजिक था, साइन आई और साइन थीटा सी बना। कभी भी आप फंस जाओ ना आई और थीटा सी में, नहीं निकाल पा रहे हो थीटा सी की वैल्यू, तो साइन आई और साइन थीटा सी को कंपेयर करें। अगर साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा होगा तो ही टीआईआर होगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बताइए। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो ना, यही सब है। अगर हम आगे बढ़ जाएं और ये क्वेश्चन डिस्कस ना करें, पेपर में अगर 15 आ गया, क्या करोगे? पेपर में आएंगे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे।
15th पढ़ लो जरा, फिर डिस्कस करते हैं, पिछले पेज पे है। How will the focal length of a lens change if it is cut vertically and horizontally? अब देखिए, एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कट कर देते, पहले मैं हॉरिजॉन्टल कट कर, तो मेरे पास दो टुकड़े आते हैं। आई हैव टू पीसेस, एक ये और एक ये। अगर इसकी फोकल लेंथ f थी तो इन दोनों की फोकल लेंथ भी f ही रहेगी। इसकी फोकल लेंथ भी f होगी, इसकी फोकल लेंथ भी F होगी। क्योंकि फोकल लेंथ बदलेगी क्यों बदलेगी? क्या इसकी जो गोलाई थी, इसकी गोलाई वही तो रहेगी। अगर इस सरफेस का रेडियस r1 था तो इसका रेडियस भी r1 होगा। अगर इसका रेडियस r2 था तो इसका रेडियस भी r2 ही होगा। फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है ना। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 थे तो इसके रेडियस भी r1 r2 है। तो फोकल लेंथ अगर इसकी f थी तो इसकी भी f ही रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल अगर आप किसी लेंस को कट कर देते हैं तो उससे उसकी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसमें रेडियस r1 ही रहेगा और इसमें रेडियस r2 ही रहेगा। तो फोकल लेंथ will remain same, there will be no change if you cut it horizontally. बनाइए इसको। सर लाइट पास करने में भी सेम इफेक्ट आएगा दोनों का? कम लाइट पास करेगी। कोई कहता है इसमें फर्क क्या होगा? इसके और इसमें अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग विल बी लेस। अब जैसे ये होती, इसमें क्या होता है, जो रेज फॉल कर रही थी सारी ऊपर, ये सब हमें पता है कहाँ जाएंगी पैरेलल रेज, बोलो। फोकस। फोकस। हाँ, ये सब फोकस पे चलेगी। अब अगर मैं सिर्फ नीचे वाला टुकड़ा हटा दूं, नीचे वाला टुकड़ा काट दिया मैंने, सिर्फ ऊपर का टुकड़ा रखा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट रखा, तो क्या होगा? नीचे वाला मैंने टुकड़ा हटा दिया, मेरे पास सिर्फ आधी लेंस है, आई ओनली हैव सिर्फ दिस अपर हाफ। तो क्या होगा? फोकस वही रहेगा, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी जो रेज आएंगी वो फोकस वही करेगी, पर नीचे वाली नहीं होगी ना, नीचे वाली सीधी निकल जाएगी क्योंकि वहां पे तो लेंस है ही नहीं। तो इमेज जो बनेगी आपकी, पहले इमेज बन रही थी, ज्यादा रेज आ रही थी वहां पे, अब नंबर ऑफ रेज कम आएंगी तो इमेज विल बी लेस ब्राइट। इमेज विल बी एट सेम पोजीशन, इमेज की पोजीशन नहीं बदलेगी, इमेज वहीं पे बनेगी सर थोड़ी फेडेड हो। पर उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी। इमेज विल बी एट द सेम पोजीशन बट लेस ब्राइट। पहले आपकी बहुत सारी रेज आ रही थी, 3-4 रेज ऊपर से थी, 3 रेज नीचे से थी। देखो अगर ये पूरी लेंस होती तो कितनी रेज पहुंचती फोकस पे? वो सारी 7 की 7। अब क्या हुआ? आधी हो गई, तो नीचे वाली रेज अब नहीं पहुंच रही है, तो नंबर ऑफ रेज कम हो गई ना। अब सिर्फ कितनी रेज पहुंच रही है? 4। नंबर ऑफ रेज रीचिंग द पॉइंट इज लेस, तो जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस कम। जैसे तुम अपने फोन की ब्राइटनेस कम कर देते हो, और उससे ये तो है नहीं कि ब्राइटनेस कम करने से तुम्हें चीज आधी दिखाई देती है। ये तो नहीं है कि कोई चीज तुम फोन पे देख रहे थे, तुमने ब्राइटनेस कम करी तो आधा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है, दिखेगा पूरा, पर ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, वो भी बताते हैं कैसे उसने पूछा क्वेश्चन। देखो उसने क्या कहा कि एक लेंस है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बना रही है ये लेंस। सुनिएगा, अलग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक लेंस एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना रही है। अब मैं क्या करता हूं, लेंस के जो नीचे वाला पार्ट है इसको ब्लैक पेंट कर, मैंने लेंस का जो लोअर हाफ था उसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया।
इससे क्या होगा? क्या आधी इमेज बनेगी? अब नो सर, पूरी बनेगी? कम ब्राइट पूरी बनेगी बट ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हो क्या रहा था, पहले जो रेज हैं वो ऊपर और नीचे वाले सब रीजन में से जा रही थी। आधी रेज ऊपर वाले हिस्से में से जा रही थी, आधी रेज नीचे वाले हिस्से में से जा रही थी, और इमेज बन रही थी। अब क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से में से तो अभी भी जाएंगी रेज, ऊपर वाले हिस्से में से तो अभी भी जाएंगी रेज, तो इमेज तो बनेगी। ये वाली जो रेज यहां से जाने वाली, ये ब्लॉक होगा। 4 रेज, पहले 8 रेज थी, 4 ऊपर से 4 नीचे से, पर हुआ क्या, अब ओनली यू हैव 4 रेज, नीचे वाली रेज ब्लॉक हो गई। तो कंप्लीट फुल इमेज इज फॉर्म्ड बट लेस ब्राइट। फुल इमेज इज फाउंड बट इट इज लेस ब्राइट। हम करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को क्लास में मैं करके दिखाऊंगा। हम एक लेंस यूज करेंगे, एक कैंडल की इमेज बनाएंगे, बोर्ड पे आपको करके दिखाएंगे, रियल इमेज बना के दिखाएंगे बोर्ड पे। और फिर लेंस को ना मैं आधा कवर कर लूंगा, लेंस का जो नीचे वाला पार्ट है आधा कवर कर लूंगा, तब भी तुम्हें कैंडल की पूरी इमेज दिखेगी, पर उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये वाला आप डायग्राम बना सकते हो। इमेज तो पूरी बन रही है और उसी जगह बन रही है जहां पहले बन रही थी। फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी लेंस की फोकल लेंथ एफ थी, तो ऊपर वाले हिस्से की भी फोकल लेंथ एफ ही है, तो इमेज की पोजीशन वहीं पर है जहां पहले थी, साइज भी वही है, सब कुछ सेम है, बस ब्राइटनेस कम। सर हाँ, सर अगर हाफ से ज्यादा पेंट कर दिया ब्लैक तो क्या होगा? डिपेंड करेगा, जितना भी तुम अगर इतना भी कर दोगे, तुम इतना भी ब्लैक पेंट कर दो, तब भी आपकी इमेज फुल बनेगी, यू विल स्टिल हैव द फुल इमेज, पर ब्राइटनेस कम होती चलेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें और ब्राइटनेस, जैसे फोन में तुम ब्राइटनेस और कम कर सकते हो, ब्राइटनेस और कम कर लो, अभी भी फुल इमेज इज फाउंड बट लेस ब्राइट, क्योंकि नंबर ऑफ रेज कम हो रही है, पर फोकल लेंथ तो अभी भी उसकी वही है। ये रेज जा तो अभी भी वहीं पर ही है, इमेज तो अभी भी बन रही है। कम नंबर ऑफ रेज जा रही है, पहले ज्यादा नंबर ऑफ रेज जा रही थी, तो इमेज तो बन रही है, उसकी ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। जितना बड़ी लेंस होगी उतनी ज्यादा रेज होगी, उतनी इमेज ब्राइट होगी। छोटा कर दोगे इस तरीके से, इमेज अभी भी पूरी बनेगी, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो कट जाएगी इमेज, इमेज फुल होगी, ब्राइटनेस कम होगी। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं, 15th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। अब देखो ना, यही सारे क्वेश्चन अगर ना करें, स्किप करके आगे चले जाए, पेपर में ऐसी ही चीजें पूछेगा। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है इट इज कट वर्टिकली। ये हमारे पास लेंस है, अब हम इसको वर्टिकली कट कर, वर्टिकली यानी इसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है ना। और एक सिंपल केस को समझते हैं, मान लीजिए दोनों सर्फेसिस का रेडियस आर, बोथ द सर्फेसिस हैव द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपने इसको वर्टिकली कट करा है। अब क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखते हैं। अब जो हमें लेंस मिलेगी, आपने काट दिया, तो राइट साइड वाले की मैं बात कर लेता हूँ, किसी भी एक की बात कर लो, बात करा। इसका पहला सरफेस तो प्लेन हो चुका होगा, और राइट वाला सरफेस गोल होगा। तो पहले तो ये लेंस कौन से टाइप की लेंस थी? इट वाज अ बायकॉन्वेक्स लेंस। बायकॉन्वेक्स। अब ये क्या बन गई? प्लेनो कॉन। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ तो बदलेगी। अगर इसकी फोकल लेंथ एफ थी, इसकी कितनी होगी बताओ? बाय 2। डबल। पढ़ लो कुछ। इसकी फोकल लेंथ अगर एफ थी, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, करते हैं देखिए। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f is equal to mu length by mu medium minus 1/r1 minus 1/r2। अच्छा, r1 कितना है बताओ? टेल मी व्हाट इज r1, बोलो। और 1/r। प्लस आ गया माइनस r। इस सरफेस को कंप्लीट करके देखो किधर जाता है ये, सर ये प्लस किस साइड जा रहा है?
राइट साइड राइट साइड प्लस लिखूं R1 को क्या लिखूं? प्लस आर प्लस आर। प्लस R। अच्छा, और -1/R2, R2 को क्या लिखूं? ये किस साइड जाएगा? इन्फिनिटी। अरे भाई देख के करो यार, फिर वो प्लेनो कॉन्वेक्स है। माइनस प्लेनों की बात नहीं कर रहा मैं, इसके सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं। माइनस। हाँ अभी ध्यान दो ना क्या कर रहे हैं। इसका जो सेकंड सरफेस है ये वाला, ये किस साइड जा रहा है? लेफ्ट साइड में जाएगा। क्या लिखूं? माइनस आर तो देखिए क्या आता है, 1/f इज इक्वल टू μL/μm-1 इंटू बोलो 2/r। ये तो इसके लिए करा। अब इसके लिए देखते हैं क्या इसके लिए भी सेम आता है। कट करने के बाद जब आपने इसको बीच में से कट कर दिया तब क्या फोकल लेंथ सेम आई? तो अब इसके लिए मान लेते हैं फोकल लेंथ f' मान लेते हैं, हो सकता है सेम ही आ जाए, मुझे क्या पता, अभी देखते हैं। 1/f' इज इक्वल टू, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया? नो सर। टर्म तो सेम आएगी, μL/μm-1 तो सेम। चलो बताओ व्हाट इज R1? इन्फिनिटी। सब लोग सोचिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस फर्स्ट सरफेस? इन्फिनिटी। ये तो प्लेन हो गया, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली राइट साइड वाला हिस्सा है इसका, ये वाला है इसका, ये वाला टुकड़ा है। तो फर्स्ट सरफेस तो प्लेन हो गया, प्लेन सरफेस के लिए क्या डालूं? रेडियस 1/, इन्फिनिटी इंफिनिटी, -1/, व्हाट इज R2? माइनस। हाँ लेफ्ट में कंप्लीट हो रहा है, देखो सेकंड सरफेस को जब आप कंप्लीट करते हो लेफ्ट में कंप्लीट होता है, तो -R। कितना आ रहा है? 1/f', 1/f' इज इक्वल टू μL/μm-1 इंटू 1/r। यहाँ पे था ये 2/r, यहाँ पे है 1/r। तो कितने टाइम्स कम हो रहा है ये? हाफ। पर ये 1/f है, 1/f है, तो ध्यान दीजिए इंक्रीज हो रहा है। 1/f को क्या बोल सकते हैं? 1/f पावर। पावर, तो कॉल इट एज पावर p एंड कॉल इट एज p'। अभी फोकल लेंथ की बात मत करो, अभी पावर की बात करो। कॉल दिस एज पावर p, कॉल दिस एज पावर p'। तो अगर इस लेंस की पावर p थी, पावर की बात कर, इसकी p' कितने गुना फर्क पड़ रहा है? इसके फॉर्मूले में 2 आ रहा था, इसके फॉर्मूले में 2 नहीं आ रहा, यानी पावर कितने टाइम्स हो गई है ये बताइए? हाफ। हाफ हो गई। यानी अगर इसकी पावर p थी तो ये जो पावर है ये p/2 है, पावर आधी हो गई। इसमें 2 का फैक्टर था, इसमें 2 का फैक्टर हट गया, यानी वो उसका आधा हो गया। अगर मैं इसको आधा कर दूं तब ये आ जाएगा, तो p' जो है वो आधा हो गया। वैसे भी सोचो ना, लेंस आधी कट गई तो उसकी पावर भी आधी रह गई। कोई भी चीज उसको तुम आधा कर दोगे तो उसकी पावर भी आधी हो जाएगी। तो ये इसकी पावर अगर p थी, मैंने 1/f को p बोल दिया, 1/f' को p', तो पावर आधी हो गई। लॉजिक है ना, आधा काट दिया तो पावर भी आधी हो गई। पर तुम लोग गलती क्या करते हो? तुम लोग कहते हो कि अगर फोकल लेंथ इसकी f थी तो इसकी फोकल लेंथ f/2। ये गलत कर, पावर आधी हुई है तो फोकल लेंथ तो क्या हुई होगी? डबल डबल से। फोकल लेंथ जो है वो पावर का इनवर्स होता है। अगर पावर आधी हो रही है तो फोकल लेंथ तो डबल हो रही होगी ना। यानी अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 2f सर। तो प्लीज इसको बनाइए और लिखिए कि कट करने पर 1/f' हाफ हुआ था। हाफ का फैक्टर f के फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, 1/f के फॉर्मूले में 1/f हाफ हो रहा है, यानी पावर हाफ हो रही है। पावर हाफ हो रही है यानी फोकल लेंथ डबल हो।
ठीक है, लेंस व्हेन द लेंस इज कट वर्टिकली, वर्टिकल कट करा है, तो द फोकल लेंथ बिकम्स डबल whereas the power becomes half. हाफ हुआ है, आधा कट करने पे आप सोच रहे हैं आधा हो जाएगा, हाँ हुआ है, पर वो पावर आधी हुई, फोकल लेंथ आधी नहीं हुई, फोकल लेंथ डबल। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जैसे ये 1 मार्कर क्वेश्चन है तो इसमें ऐसी पूरा प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा सब्जेक्टिव अगर में? पूछा है उसने, रीजन पूछा है, तो आपको रीजन का शो करना पड़ेगा। अगर रीजन नहीं पूछा है, इफ ही इज जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज द इफेक्ट, तो यू कैन जस्ट राइट द इफेक्ट। इफ ही इज आस्किंग यू कि शो या जस्टिफाई, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, वो सिर्फ पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट, यस सर, पूछ रहा है। उसमें आपको रीजन नहीं देना, क्योंकि उसने कहा नहीं रीजन दो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो रीजन भी मांगेगा, वो कहेगा गिव रीजन या जस्टिफाई या एक्सप्लेन, तो फिर आपको ये रीजन भी देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, प्लीज बोलो। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। मान लीजिए बात, आप लोग रियलाइज कर चुके हैं फर्स्ट टर्म पेपर में, अब आपको सेकेंड टर्म पेपर देने हैं, तो यू शुड नो कि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब थोड़ा सा एक और स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, वो डिस्कस करते हैं। रीड कर लो और कोशिश करो डायग्राम बनाने की। A compound microscope uses both objective and eyepiece of focal length 5. Small object is placed 6 centimeter in front of the objective lens. तो डायग्राम बनाते हैं। ये 2 लेंसेज हैं, इसकी फोकल लेंथ FO is 5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही दे रखी है, तो FE is also 5 सेंटीमीटर। थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, देखते हैं क्या कौन सा केस है इसका, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट केस है या नॉर्मल एडजस्टमेंट केस है? नॉर्मल। सब लोग बताइए कौन सा केस हो रहा होगा? नॉर्मल। 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 नॉर्मल एडजस्टमेंट केस है, क्वेश्चन में उसने दिया है। जब भी नॉर्मल वाला केस होगा ना, वो क्वेश्चन में बोलेगा, अगर नहीं बोला तो नियर पॉइंट मानते हैं। वैसे यहां उसने क्लियरली बोला है कि फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पर। थोड़ा सा आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा L/F0 इंटू D/F, याद करिए, पर ये हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। एक बार आप लोग कॉपी में इसकी डेरिवेशन खोलिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन, पीछे जाओ 3-4 पेज कॉपी में। क्या था पहला स्टेप? टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, बोलो सर M ऑब्जेक्टिव M टाइम्स नॉट into MEP। M of the objective into M of into the ME। eyepiece। अब लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, तो ये था VO/U, और इसको मैंने कहा था कि दिस इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप का रिजल्ट उठाया था इंफिनिटी वाला। जब सिंपल माइक्रोस्कोप इंफिनिटी पे बनाता था तो उसका रिजल्ट था D/FP। फिर मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज करा था, मैंने कहा था VO हमें नहीं पता, तो हम VO को मान लेते थे L और इसको मान लेते थे FO। याद करो, देखो लिखवाया हुआ है वहां पे कि VO को L माना था, UO को FO माना था, लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। पर इस बार आपको VO और UO पता है। हमने अप्रोक्सीमेशन करा था कि VO जो है वो L के बराबर है और UO जो है वो -F0 के बराबर है। These were the approximations। इस बार अप्रोक्सीमेशन नहीं होंगे,
क्यों नहीं होंगे? देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, कितना दूर रखा है? क्या आपको u दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। सर 6 सेंटीमीटर। तो कितना लूंगा मैं? -6। मेरे को यूओ को फोकल लेंथ के बराबर अज्यूम नहीं करना, क्योंकि इस बार तो वो गिवन है। अच्छा वीओ तो नहीं दिया, पर फिर क्या करें? लेंस फॉर्म लेंस फॉर्म। वीओ नहीं दिया, कोई बात नहीं, इमेज निकल है, यहाँ पे कहीं बन रही होगी इमेज। तो ये जो डिस्टेंस है वीओ, जल्दी से निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज 1/f। देखिए कितना है u? करो, चलो करो करो जल्दी, आराम से करो। इस लेंस का वीओ निकालो जरा, चैट बॉक्स में मुझे भेजो। बाकी लोग प्लीज करिए। सब लोग करोगे तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो ना, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ये भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग? u को कितना डाल रहे हैं? -6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में 6 सेंटीमीटर पे रखा है, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 5। तो 1/v प्लस 1/6 इज 1/5। 1/v इज 1/5 माइनस 1/6। 1/v इज 1/30। तो v इज कमिंग आउट टू बी 30, यानी इमेज जो बन रही है 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो अब जरा रिकॉल करिए, अगर आपने ये काम किया होगा ना अपनी कॉपी में, तो आपको पता होगा ये डेरिवेशन, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसका कौन सा वाला केस खोलो अपनी कॉपी में? नॉर्मल एडजस्टमेंट केस खोलो। नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस खोलो तो तुम्हें मिलेगा कि वहां पे ये था VO बाई U। हमें VO नहीं पता था, हम इसको L ले लेते थे, और UO नहीं पता था तो इसको FO ले लेते थे। इस बार नहीं ले सकते। इस बार तो पता है, क्यों लेंगे फिर? मुझे पता है VO इज +30 एंड UO इज -6। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। अच्छा अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां पे हम एक्चुअल वैल्यूज डालेंगे VO और UO की, जो ये आई है, पुट एक्चुअल वैल्यूज। तो मैग्निफिकेशन जब आप निकालोगे, VO की एक्चुअल वैल्यू आई है 30 और UO की एक्चुअल वैल्यू है -6। तो यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यूज डालेंगे। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अच्छा चलो अब देखो, ये फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, यानी ये इंफिनिटी पे इमेज बना रही है। ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट इसके कहां पर होगा? फोकस। यानी तो ऑब्जेक्ट फोकस पे। के फोकस पर होना चाहिए। फोकस पर होगा तभी ये लेंस इंफिनिटी पे इमेज बने, है ना? ये लेंस इंफिनिटी पे इमेज बने, तो इसके फोकस पर। इस केस में तो हमने आपको बताया था, इसको आप बिल्कुल किसकी तरह ट्रीट कर लो? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने ऑलरेडी डेरिवेशन करी थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, इमेज इंफिनिटी पे बनती है, डायरेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है dy। यहां तो कोई चिंता नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस कॉपी हो रहा है। ये d है 25 और fe है 5, तो ये मैग्निफिकेशन आ गया।
अब जरा बताइए टोटल मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, व्हाट इज एम टोटल? 20. ये वाला कितना आया, 60 30 बाय -6 -5 आया, और ये आया Yes. 5, Yes. तो -5 × 5 कितना हुआ? -25. Minus 25 inverted. -25, या फिर आप कह सकते हो 25 है इन्वर्टेड, ठीक है ना? दिस इज द आंसर। और भी कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? देखो ट्यूब लेंथ। चलिए सब बच्चे, आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम, आई वांट टू सी कितने बच्चे ट्यूब लेंथ का आंसर सही बता सकते हैं। बहुत हिंट मिल गया आपको, फिगर भी थोड़ा सा देखोगे, बहुत हिंट। सेंड मी द आंसर इन चैट बॉक्स, टेल मी व्हाट इज द ट्यूब लेंथ, चैट बॉक्स में प्लीज सेंड। करो बेटे, बाकी लोग भी करो, थोड़ा सा सोचो ना यहाँ पे। ट्यूब लेंथ विल बी दिस प्लस दिस, ये तो 30 निकाल लिया है हमने। ये फोकस इस लेंस का फोकस नहीं है, ये फोकस इसका नहीं है, ये इस वाले का फोकस। क्या है इसकी फोकल लेंथ? तो O और F का डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द फोकल 5 लेंथ? cm. 5 centimeter. व्हाट विल बी दिस टोटल लेंथ? 30 + 35. 35. 5 सेंटीमीटर। टोटल ट्यूब लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। हर टॉपिक के 2-3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार यही लॉजिक रिपीट होगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट में, कर लो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें तो यही करना हो, क्योंकि तरीके ही यार 2-3 है। ये तो है नहीं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ये तरीका वो तरीका वो तरीका, नहीं, गिने चुने 1-2 तरीके हैं बस, वही क्वेश्चन आए। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता था जिसमें आपको ये दिया ही नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता था उसमें वो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं देता, नहीं देता। अगर मैं आपको ये डिस्टेंस ना दूं तो आप ये वी भी नहीं निकाल सकते, तब आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें। यानी मैं सिर्फ बोल दूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट रखा है, क्या लाइन मैं आपका यहां पे रिमूव करूं? देखो 45 क्वेश्चन, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस बोथ ऑब्जेक्टिव, बुक में देखिए, a compound microscope uses both objective and eyepiece of focal length 5 centimeter. A small object is placed 6 centimeter in front of the lens. ये लाइन हटा दो, बस मैं बोल दो स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ये डिस्टेंस अगर मैं आपको ना नहीं देता तो आप ये नहीं निकाल सकते। तो वो डिस्टेंस ना देख के मैं आपको क्वेश्चन में ट्यूब लेंथ दे दूं, वो डिस्टेंसेस ना दो, तब फिर आपको ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना। तो ये एक हमने क्वेश्चन देखा, फिर हमें फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना, ठीक है ना? क्या बोल रहे हो? क्या सर आई बोल? सेड अप्रोक्सीमेशन लेने के टाइम हमें फोकल लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी ना, म्यू ओ के लिए, सॉरी यूओ के लिए। हाँ, अप्रोक्सीमेशन तभी लोगे ना तुम, अप्रोक्सीमेशन में वीओ को एल के बराबर और यूओ को -एफओ के बराबर। इफ दिस इज नॉट गिवन देन यू हैव टू यूज द अप्रोक्सीमेशंस। चलिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो, 46 सिंपल है, सेंड मी द आंसर्स। और उसके बाद 44 डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद 44। 46 सिंपल है, कोई किसी से पूछेंगे? पहले आप लोग 1 मिनट दे रहा हूं मैं, पढ़ लो क्वेश्चन। प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है 46, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा आपका। ray of light passes through an equilateral glass prism
इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है यानी एपेक्स एंगल 60 डिग्री है। और क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जन, यानी आई और ई बराबर है, यानी मिनिमम डिविएशन का केस। हम यहाँ बनाते थे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ बनाते थे एंगल ई, और हमने कहा था अगर ये रे पैरेलल हुई तो दोनों बराबर होंगे, तो यानी इट इज द मिनिमम डिविएशन केस, आई और ई दोनों बराबर है। और कितने हैं दोनों, बोथ आर इक्वल टू 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल, यानी आई और ई बोथ आर इक्वल एंड दे आर 3/4 ऑफ द प्रिज्म, यानी कितने हो गए दोनों आई और ई, 45. बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, क्या क्या चाहता है अभी, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा निकालना। कौन सा फॉर्मूला, Sin I equals to sin A plus delta M by 2. उससे डेल्टा कैसे निकालोगे, So वो Sir, sin I- कट जाएगा. अरे इतना मत सोचो यार, सिंपल सा 2i फॉर्मूला। minus I a plus E minus A. हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस माइनस ए। डेरिवेशन के बीच में एक रिजल्ट आया था जिसमें हमने फिर कहा था मिनिमम डिविएशन केस है, फिर हमने आई और ई को बराबर पुट करा था, तो ये आ गया था 2i माइनस ए, और फिर वहां से हमने आई निकाला था। देखो डेरिवेशन के बीच का रिजल्ट है, ये रिजल्ट इन बिटवीन में आया था, इन बिटवीन द डेरिवेशन, बीच में कहीं आया था, देखो इससे होगा आई और ई बराबर है तो 2i हो गया, तो डेल्टा हो गया 2 इंटू 45 माइनस 60, तो डेल्टा हो गया 33। तो मैंने भी तो यही बोला. नहीं साइन वाइन की कोई जरूरत नहीं है ना, ये सिंपल वाला नहीं फॉर्मूला। सर, वो तो कट ही जाएगा, A plus delta by 2. चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और ऐड कर देता हूं, आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िए 46, मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट पार्ट तो जो पूछा था वो मैंने आपके लिए कर लिया यहाँ पे सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, वो आप लोग ट्राई करिए। क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करो जल्दी से, करके बताओ। प्रिज्म फॉर्मूला लगा दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। क्या मिनिमम डिविएशन केस है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ मिनिमम डिविएशन केस में ही लगता है। Yes, sir. हाँ, इट इज द मिनिमम डिविएशन केस, क्योंकि आई और ई बराबर दे रखे हैं तो हम ये लगा सकते हैं। ए कितना है 60, मिनिमम डिविएशन एंगल 30 है, 60 प्लस 30 90 बाई 2 यानी साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2 यानी साइन ऑफ 30, यानी ये हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी 1.414। ये देखिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 44। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 44, इसमें रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसने 3 लेंसेज दे रखी हैं, पढ़ लीजिए एक बार 44। तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ 20 है, इसकी फोकल लेंथ भी 20 है, इसकी भी और इसकी भी। 3 बराबर डिस्टेंसेस नहीं है इनके,
फिगर में देख के आपको ऐसा लगेगा, बट डिस्टेंसेस बराबर बराबर नहीं है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2। इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको निकालना है। कितना होगा? एक ऑब्जेक्ट यहां से 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, बल्ब मान लेते हैं, 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। इसकी इमेज बनी होगी, इसने उसको ऑब्जेक्ट मान के इमेज बनाई होगी, इसने उसको ऑब्जेक्ट मान के इमेज बनाई, और वो कह रहा है कि फाइनल इमेज जो बनी है यहां से 20 सेंटीमीटर दूर बनी। दिस इज द फाइनल इमेज। ये हमें ऑब्जेक्ट दिया है, इसकी इमेज, इसकी इमेज, और फिर फाइनल इमेज। कैसे प्रोसीड करेंगे अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखिए, क्योंकि फाइनल इमेज दी है तो मैं रिवर्स वर्कआउट करूंगा। सर ट्राई करूँ मैं एक बार? बताओ। सर पहले तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 है, तो सर जो हमको ऑब्जेक्ट का मतलब डिस्टेंस गिवन है, जो मतलब फाइनल इमेज गिवन है वो भी 20 है, इसका मतलब वो फोकस पे है। यहां से करो, हाँ, यानी फाइनल इमेज जो बन रही है वो फोकस वो पे फोकस पे है। फोकल लेंथ 20 है और इमेज भी 20 पे बन रही है, यानी इमेज जो बनी है वो फोकस पे बन रही है। ऐसा कब होता है कि कोई लेंस इमेज फोकस पे बनाए? Infinite. जब ऐसा रेस पैरेलल आगे होती है। हाँ, यानी इस पे Infin- फोकस पे बनी है, यानी जो आई होंगी रेज इसके ऊपर वो पैरेलल आई, क्योंकि पैरेलल रेज ही फोकस पे कन्वर्ज। तो उसने इमेज आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, 20 सेंटीमीटर पे बन रही है यानी फोकस पे बन रही है। देखिए तो सही, 20 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज और 20 सेंटीमीटर ही इसकी फोकल लेंथ है, और इमेज भी उसने दिया है कि 20 सेंटीमीटर पे ही बन रही है, यानी इमेज इज एट फोकस। 20 सेंटीमीटर पे इमेज है और फोकल लेंथ भी 20 है, यानी इमेज तो फोकस पे ही है। और इमेज फोकस पे कब होती है? जब आने वाली रेज पैरेलल हो, यानी इनकमिंग रेज पैरेलल। अच्छा, ये रेज आई कहां से? ये इस लेंथ से आई है, यानी इस लेंथ से रेज पैरेलल गई। अब वर्कआउट कर, इसका मतलब क्या है कि ये लेंस जो है ये फाइनली पैरेलल रेज भेज रही है, पैरेलल रेज भेज। दिस लेंस इज सेंडिंग, दिस लेंस इज सेंडिंग आउट पैरेलल रेज। ऐसा कब होता है कि किसी लेंस से निकलने वाली रेज पैरेलल हो? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा उसके? Focus. फोकस पे प्लेस्ड होगा। याद करिए अपने वही होमवर्क वाले केसेस, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो जो भी रेज फोकस से जाएंगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो रेज पैरेलल होती है। हमारी लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो फिर रेज पैरेलल, यानी इससे रेज अगर पैरेलल निकल रही है यानी इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इसके फोकस पर होगा, यानी इस लेंस का जो फोकस होगा यहां पर ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट दिस। फोकस से जो रेज जाती हैं वो रेज पैरेलल हो जाती है, फोकस से जो रेज जाती है वो पैरेलल, पैरेलल रेज लेंस पे फॉल करेंगी तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। यानी ये डिस्टेंस तो मुझे पता लग गया, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 20 centimeters. तो 20। विल बी 20, क्योंकि फोकस से जानी चाहिए, फोकस से जाएंगी रेज तभी वो रेज पैरेलल होगी। हमें चाहिए वो रेज पैरेलल हो, यानी वो आनी चाहिए फोकस से, फोकस से आने वाली रेज ही पैरेलल हो। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर, तो यानी दिस डिस्टेंस इज 20। अब किसी तरीके से ये और निकाल लूं तो फिर उनको ऐड करके भी निकल आएगा। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस का, सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसका कौन रहा होगा? Image. Image. इमेज में, यानी ये जो है इस लेंस ने इमेज बनाई,
इस लेंस ने यहां पर इमेज बनाई, इस लेंस के लिए ये वाला पॉइंट इमेज रहा, जो इस लेंस के लिए इमेज होगा वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया होगा। और यहां पे भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, मेरे को यहां पे भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। Yes, इस sir. लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? 2F पे 2F. 40 सेंटीमीटर। तो इमेज भी 2F पे ही बनेगी। हाँ, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है। देखिए क्वेश्चन में दिया है द ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर, यानी 2F पे। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F पे है तो इमेज भी राइट में 2F पे बनेगी। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 40 सेंटीमीटर। दूर होगी, यानी इसकी जो इमेज होगी दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 40 सेंटीमीटर। इस लेंस के लिए ये 2F था तो इस लेंस के लिए वो वाला पॉइंट 2F होगा। कोई कहता पर वो तो F है, वो उसका F है ना, उस लेंस का वो फोकस। अभी हम उसकी बात नहीं करें, लेट अस हाइड दैट पार्ट, लेट अस हाइड दैट, उसको छुपा देते हैं, ठीक है ना, उसको मत देखिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज भी 2F पे बन रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है तो इमेज डिस्टेंस भी 40 है। इसके लिए देखिए 2F और 2F, उसको भूल जाओगे। इसका ऑब्जेक्ट 2F पे था तो इमेज भी इसकी 2F पे बन गई। ऑब्जेक्ट 2F पे है, इमेज 2F पे है, 40 40। अब इसका जो 2F था वो बाय चांस उसका फोकस हो गया, जो पॉइंट इसका 2F था वो उसका फोकस हो गया। अब उसका आगे शुरू हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? डी कितना आ रहा है? 6. 40 यहां से और 20 यहां से, तो डी कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्वेश्चंस कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं है, पर आपको हाँ रिवर्स वर्कआउट करना था, प्रॉपर्टीज यूज कर। फोकस पे इमेज बन रही है यानी रेज पैरेलल आ रही है, रेज पैरेलल गई है यानी वो फोकस से आई, और 2F का 2F आ जाएगा, 40 का 40 इधर आ गया, 20 ये 60। ठीक है, बताओ कोई चीज जो नहीं समझ में। बाकी आई अंडरस्टैंड और भी डाउट्स होंगे तो धीरे धीरे नेक्स्ट एक और डाउट सेशन हम ऐसा रख लेंगे थोड़े टाइम में ना, जिसमें आप लोगों के और डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू प्रैक्टिस। जब तक अगर आप असाइनमेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्वेश्चंस खुद ट्राई नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज ensure you have done all solved examples and all practice assignment questions except mirrors को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस कर लो। जो डाउट्स होंगे एक और डाउट सेशन थोड़े टाइम में रख लेंगे, देन विल डिस्कस।